हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। तो इस चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या इन चैप्टर्स में हम पूरे चीज़ों के बारे में अगर पढ़ने जाएँ, टॉपिक्स वही है लेकिन जैसा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चंस राइट शॉर्ट नोट में कुछ पूछ देंगे, आपसे क्वेश्चंस कुछ पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पूछ देंगे, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन पूछ देंगे। तो आपको ये जो टॉपिक्स पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग दिख रहे हैं उन्हीं सबसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। तो हम उन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये समझाने वाले हैं आपको आज कि पीरियोडिक टेबल है क्या, ये पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों गया और क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, कि ना बिना पीरियोडिक टेबल के काम क्यों नहीं हो सकता था, क्यों। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे एक क्लासरूम है, एक स्कूल मान लेते हैं। उस स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि पहले के टाइम में ऐसा क्लास मान लीजिए डिसाइड नहीं किया गया। उन बच्चों को, जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है और 10th क्लास का बच्चा है, उन सभी को क्या करेंगे ना, हम एक ही क्लास में बैठा देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट टू लेकर 10th तक के बच्चों को एक ही क्लास में बैठा देंगे। तो क्या उनको पढ़ाना पॉसिबल है, क्या उनको मैनेज करना पॉसिबल है? तो कहोगे नहीं सर, हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में हमें अरेंज करना पड़ता है ताकि हम चीज़ों को जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें कि किसकी प्रॉपर्टी कैसी है, कौन सा इसमें एलिमेंट किस तरीके से बिहेवियर करता है, कौन से क्लास के बच्चे इसमें। अब मान लो कि हमें अगर क्लास 8 के बच्चे को ढूंढना है तो क्या हम जाएंगे 10वीं में कूदने या 12वीं क्लास में चले जाएंगे या 6ठी क्लास में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अगर हमें 8वीं क्लास के बच्चे को ढूंढना है तो हम एक स्पेसिफिक हमने क्या बनाया है कि हर एक बच्चों के लिए अलग अलग क्लास डिजाइन किया है कि नहीं किया है, कि हाँ फर्स्ट क्लास के बच्चे इसमें है, सेकंड क्लास की इसमें है, थर्ड क्लास के इसमें है, फोर्थ क्लास के इसमें है, फिफ्थ के इसमें है। समझ गए? तो अगर हमें 8 को ढूंढना हो तो हम कहाँ जाएंगे, 8 क्लास के बच्चे को क्लासरूम में जाएंगे। 8 क्लास के जो क्लासरूम है उसमें हम जाएंगे और उस बच्चे को इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल भी एक तरीके से ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स है टोटल, 118 एलिमेंट्स है। इस 18 एलिमेंट्स जब हमारे पास खोज किए गए, तो जब इनको खोज लिया गया तो क्या किया गया कि इनके मेन चीज़ था कि अरेंजमेंट, कि भाई 118 एलिमेंट है, अब सामान इधर उधर बिखरा रहेगा तो उसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, नहीं खोज सकते हो। कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत की चीज़ें समय पे नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा कि किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी को पता करने के लिए। तो आप क्या करोगे, हर चीज़ को एक सिस्टम वे में ऑर्गेनाइज करोगे। तो ये पीरियोडिक टेबल को भी जो 118 एलिमेंट थे उनको अरेंज करने की बारी आ गई। थोड़ा सा स्टोरी टाइप का है, बस आपको समझ में आ जाएगा ये पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, कैसे कैसे इसकी डिजाइनिंग हुई, इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में अपन समझ रहे हैं अभी। तो 118 एलिमेंट टोटल क्या किए गए, ढूंढे गए। कितने एलिमेंट भाई, 118 एलिमेंट। ठीक है, अब सवाल लोगों के सामने ये था कि 118 एलिमेंट्स को हम किस तरीके से अरेंज करें, क्योंकि मेन था इनको जमाना। भाई सभी चीज़ों को हम इधर उधर ले आए, जैसे आपको घर बनाना है, आप सीमेंट ले आए, गिट्टी ले आए, रेत ले आए और सबको क्या कर रहे हैं, एक जगह ऑर्गेनाइज करके उसका मिक्सचर बना के तब जाके आप किसी बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हो। उनके आर्किटेक्चर्स भी बनाने पड़ते हैं। तो आपने हर चीज़ को क्या किया, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज किया। उसी तरीके से ये 118 जो एलिमेंट थे इनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। और इनको ऑर्गेनाइज करे तो करे कैसे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन पे अपना अपना क्या दिया, तर्क दिए, अपने अपने दिमाग लगाएं कि भाई इस 118 एलिमेंट को हम ऐसे अरेंज करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डोबरेनर, नाम तो आपने सुना होगा। डोबरेनर आते हैं। ये डोबरेनर भाई साहब क्या बोलते हैं, ट्रायड रूल लाते हैं अपने। कौन सा रूल लाते हैं, ट्रायड रूल। ये बोलते हैं कि जो पहला जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, तीसरे वाले से मैच करेगी। ट्रायड रूल ला दिए, मतलब दो प्रॉपर्टी को, मान लीजिए कि आपने एवरेज निकाला, दो प्रॉपर्टी मान लीजिए कि दो एलिमेंट है यहाँ पे, इन दोनों को सम कर दो और तो जो अपना एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, इन दोनों के एवरेज के इक्वल होंगे, एवरेज के इक्वल होंगे। तो ये अपना दिमाग लगा रहे हैं, हमें उसके बारे में नहीं जानना ज़्यादा, क्योंकि आपको उसके बारे में नहीं पूछेगा कि भाई बताओ डोबरेनर ट्रायड रूल्स क्या है, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल क्या है, मेंडलीव, ये आपसे कोई नहीं पूछने को है, आपसे बस पीरियोडिक टेबल पूछने को है। तो बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो,
तो मैं पीरियोडिक टेबल समझाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या थोड़ा सा हुआ था। तो डो ब्रेनर आए, उन्होंने बोला कि दो जो मान लीजिए अपने पास 3 एलिमेंट है, कितने हैं 3 एलिमेंट, तो हम कह रहे हैं, तो डो ब्रेनर पहला ये बात बोला कि हम जो 118 एलिमेंट है ना, उस 118 एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे। क्या बोल दिया कि एटॉमिक मास, सबका जो वेट होगा ना उसके अनुसार हम क्या करेंगे, सबको अरेंज करेंगे। ठीक भाई, डो ब्रेनर ये बोला, तो बोला भाई कैसे अरेंज करोगे ये भी तो बताओ। तुमने तो एक बात बोल दिया कि हम मास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबको अरेंज करेंगे, तो एक बात बताओ मेरे भाई, तो सिर्फ मास के अकॉर्डिंग तुम अरेंज करने जा रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो तुम फॉर्मूला वगैरह यूज करोगे ना, कैसे कैसे अरेंज करोगे, कहां पे किसको रखोगे। तो ये बोलता है कि देखो भाई, हम मास के अकॉर्डिंग अरेंज करने का इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम ट्रायल रूल्स दे रहे हैं कि दो एलिमेंट्स के जो एवरेज है, मास है, उसका एवरेज निकालो तो तीसरे से मैच होगा। ऐसा तो हुआ, कुछ एलिमेंट तक हुआ, उसके बाद ये फेल हो गए। कहीं कहीं पे लागू होता था, कहीं कहीं पे लागू नहीं होता था। भाई डिजाइन करना है तो सबके लिए लागू होना चाहिए। तो ये भाई साहब डो ब्रेनर क्या हो गए, यहाँ पे फेल हो गए। डो ब्रेनर जो थे यहाँ पे क्या किए गए, मात खा गए। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स भाई साहब। कौन आते हैं, न्यूलैंड्स। अब इन्होंने क्या दिया, अपना ऑक्टेट रूल्स दिया। क्या दिया, न्यूलैंड्स ने अपना क्या दिया, ऑक्टेट रूल दिया। ऑक्टेट रूल दिया। अब ये ऑक्टेट रूल क्या था, तो ये बोलता था भाई पहले जो एलिमेंट है ना उसका 8वें के साथ गुण मैच करता है। अब ये भी भाई साहब डो ब्रेनर के बात को सुन लिया था कि भैया हम भी क्या करेंगे, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज करेंगे। समझ गए। तो पहला डो ब्रेनर आया, उसने खोपड़ी लगाया कि 118 को कैसे जमाए, तो उसने वेट को लिया। किसको पकड़ा, वेट को पकड़ा कि एलिमेंट के हम जो वेट हैं उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स भी कहता है, तो उसका तो फेल हो गया डो ब्रेनर का ट्रायल रूल्स, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था सभी जगह। तो न्यूलैंड्स आया, अपना ऑक्टेट रूल्स देता, कहता वो ट्रायल दिया तो हम ऑक्टेट देंगे। और ये भी बोला कि हम भी मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज करेंगे, बट हमारा क्या होगा, ऑक्टेट रूल हो। कुछ समय तक ये भी लागू किया भाई, ये भी फेल हो गया। अब इसके बाद आती है बारी न्यूलैंड्स की। न्यूलैंड्स हो गया, मेंडलीव। कौन आता है, मेंडलीव। अब ये मेंडलीव जो थे, इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, ज्यादा नहीं। इन्होंने सोचा कि पहले ये लोग क्या कर रहे हैं ना, हम भी एटॉमिक नंबर मास ही पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, एटॉमिक मास ही पकड़ेंगे। यानी तीनों लोग ये किस पे एक ही कांटा पे लेकर झूल रहे थे, एटॉमिक मास के अनुसार सजाओ, एटॉमिक मास के अनुसार सजाओ, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो ये तीनों तो मास में ही लगे हुए थे, लेकिन ये डो ब्रेनर और ये जो न्यूलैंड थे, इन दोनों ने उतना काम नहीं किया। ये अपना ऑक्टेट रूल, ट्रायल रूल बनाया, दोनों फेल हो गया, काम नहीं किया। कुछ जगह पे काम करता तो कुछ जगह पे काम नहीं किया। तो उसके बाद कौन आया, मेंडलीव आया। और मेंडलीव ने क्या बोला कि पहले हम 118 एलिमेंट को अरेंज करते हैं। तो उसने ग्रुप्स और कुछ पीरियड्स बनाए। यानी वो सोचा कि पहले हम कुछ ग्रुपिंग कर लेते हैं, कुछ वर्टिकल लाइन, कुछ कॉलम लाइन बनाया, और इसने बताया कि एटॉमिक किसके अनुसार सजाना शुरू करो, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना शुरू करो। भाई ये भी कोशिश करने के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा कुछ हद तक ये पहुंचा था, क्योंकि इसने पूरा एक स्ट्रक्चर दे दिया था कि भैया होगा तो ऐसे ही वर्टिकल, ऐसे ही कॉलम बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कॉलम बना के अरेंजमेंट होगा। लेकिन ये एक ही चीज गलती कर रहा था भाई, कि एटॉमिक मास को लेकर कर रहा था। अब ये बात किसको पता चल गई, मोसले जी को पता चल गई। अब इसके बाद एंट्री होती है मोसले की। अब ये मोसले क्या बोलता है भाई, कि सब एटॉमिक मास को लेकर अरेंज कर रहा है। मेंडलीव ने तो इतना बता दिया कि स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। ये भाई साहब किसने बता दिया, मोसले भाई साहब ने बता दिया। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल होता है ना, बीच में एलिमेंट्स होते हैं, तो इतना तो बता दिया, कुछ रो होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ ग्रुप्स एंड पीरियड्स होंगे। अब ई बात का पता किसने लगा लिया, किसने लगा लिया मेरे भाई, मोसले ने। अब मोसले के दिमाग में बात चली कि भैया सब तो एटॉमिक मास पकड़ के रखे हैं, हम एक काम करते हैं, एटॉमिक नंबर के अनुसार अरेंज करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, हम एटॉमिक नंबर को पकड़ के क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, कहीं हो जाए, कहीं हो जाए। तो इसने पकड़ा और एक पीरियोडिक टेबल डिजाइन कर दिया, और वही पीरियोडिक टेबल का नाम क्या दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया। समझ में आया ये पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री। तो ये जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, ये कौन सा पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो जिसको किसने डिजाइन किया था, मोसले ने डिजाइन किया था। समझ में आया। और ये मेंडलीव को देखो भाई, स्ट्रक्चर देने के बावजूद भी इसका नाम नहीं आया। इसीलिए ना बोलते हैं दुनिया उसको याद रखती है जो पूरा
अंत में जो पूरा रिजल्ट ला के देता है। भले आपने उसको स्ट्रक्चर देने का काम किया, लेकिन एक सही वे में ऑर्गेनाइज किसने किया, पूरी डिटेल्स इसके बारे में किसने दे दिया, तो मोसले ने दिया। और इसी मोसले पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है, और किसके नाम से जाना जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी ये जाना जाता है। समझ गए। तो आपसे ये हिस्ट्री कोई पूछने को नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें जब पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिए समझते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पहले हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बेसिक डिफिनेशंस, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, और भाई साहब इसी प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जो जो प्रॉपर्टी बताएंगे उसको राइट शॉर्ट नोट में, जैसे मान लीजिए हमने बताया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग से ही एक टॉपिक बना लेगा और पूछेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आप बस प्रॉपर्टी को बढ़िया से समझना है, फिर जाके आपसे राइट शॉर्ट नोट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप बना दोगे, मतलब इससे बाहर जाने वाला है नहीं। तो चलो बढ़िया से समझते हैं इसको। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, जैसे मेरे दिमाग में अगर कोई पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन पूछता है तो मैं तो उसको भाई एक ही वर्ड में एक ही जवाब देता हूं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का क्या है, अरेंजमेंट है। और इसको किस हिसाब से किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर। कौन से नंबर, एटॉमिक नंबर। यही बात तो हमने लिख के रखा है, देखिए द पीरियोडिक टेबल इज अ लिस्ट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट। जो हमें पता है वही एलिमेंट। अब फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट तो ढूंढे जाएंगे भाई, तो टेबल कुछ इस हिसाब से बनाओ कि फ्यूचर के जो एलिमेंट ढूंढे जाए उसके लिए भी जगह तो खाली होना चाहिए, कि भाई फ्यूचर में जो खोजा जाएगा तो क्या करो तुम पीरियोडिक टेबल को फिर से कंस्ट्रक्ट करने लग जाओ, ऐसा नहीं। तो इन्होंने बहुत सोच समझ के मोसले ने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया है कि भैया 118 113 जितने भी हों एलिमेंट, लेकिन 118 अभी तक एलिमेंट है। अगर इतने एलिमेंट है, अगर बाय द वे आगे एलिमेंट कुछ ना कुछ बढ़ेंगे भी भाई, तो क्या बढ़ेंगे तो हम फिर से जाएंगे पीरियोडिक टेबल बनाने, नहीं ना। तो फिर से नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, हम फ्यूचर में जो खोजे जाने वाले तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनके लिए भी क्या करेंगे, जगह बना के रखेंगे। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं भोज खाने, कहीं दावत हवत मिला है बढ़िया, चलो खाने, तो अपने बगल में क्या करेंगे, दोस्त का भी जगह रखेंगे, कहेंगे इन द फ्यूचर, मतलब आता ही होगा मेरा दोस्त, तो उसके लिए पत्तल भी बिछा के रखते हैं, उसके लिए खाना भी निकलवा के रखते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से जो हमारा नोन एलिमेंट है, जिसको हमें, जिसके बारे में हमें पता है, उन सबको तो अरेंज किया गया है, लेकिन साथ ही जो हमें अननोन है अभी, उसके लिए भी उसमें जगह दिया गया है, कि ताकि बाद में फ्यूचर में खोज हो तो वो क्या कर सके, उसमें लाके रख सके। ठीक है। तो यहां पे द पीरियोडिक टेबल इज अ लिस्ट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी बढ़ते हुए परमाणु, क्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे इसको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। समझ में आया। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, आपसे पूछेगा कि किस तरीके से बनाया गया है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के यहाँ पे मतलब बेसिस पे बनाया गया है। और ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और इसमें 1 से लेकर 118 एलिमेंट्स को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। समझ गए। उसके बाद देखिए, द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट एटम्स विद द सेम नंबर्स सेल आर प्लेस्ड टुगेदर। जिसका सेल नंबर सेम हो, जो सेम, जो उसका आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो, या जो सेल हो उसके कक्षा, जिसके कक्षा क्या हो, सेम हो, यानी क्लासेज जो होते हैं अगर सेम है तो वो एक ही क्लासरूम में रखा गया है। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चा है तो कोई भी फर्स्ट क्लास के बच्चा आएगा तो उसको पहली क्लास में रखेंगे, 10th का आएगा तो उसको 10th में रखेंगे। इसी तरीके से जो एलिमेंट है उसको अरेंज किया गया है इन सच अ वे दैट एटम्स विद द सेम नंबर्स ऑफ सेल, जिसके नंबर्स ऑफ सेल क्या होंगे, सेम होंगे, उसको हम क्या किए हैं, एक सेम क्लास में रखे हैं। दूसरी बात, एंड द एटम विथ सिमिलर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसको एक चीज और कंसीडर किया गया है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद किया होगा 10th क्लास में 1s2 2s2 2p6, ये याद किया है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जिसका सेम होता है, उसको भी आउटर सेल में जितने उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसको भी साथ में ही रखा गया है। जैसे कोई अगर, जैसे मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कोई एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खत्म हो रहा है, p ब्लॉक में,
और एक और एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खत्म हो रहा है, पी ब्लॉक में। तो उन दोनों को कहाँ रखा गया है, सेम सेल में रखा गया है, प्लेस टुगेदर, उनको एक साथ रखा गया है। समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जिसके क्या है, सिमिलर है इन आउटर सेल ऑल्सो प्लेस टुगेदर, उनको भी साथ में रखा गया है। समझ गए पीरियोडिक टेबल के बारे में। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल पूछता है तो ये सारी चीजें आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद पीरियड्स, उसमें क्या होता है, पीरियड्स कितने होते हैं, यानी कि जो हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल यानी जो रो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम पीरियोडिक टेबल में उसको क्या बोलते हैं, तो हम पीरियड्स बोलते हैं। समझ गए। उसके बाद कितने ऐसे हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स हैं, तो हमारे देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स हैं, तो 7 पीरियड्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया। देखो उसके बाद ग्रुप्स क्या होते हैं, जो हमारा वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। क्या मैंने बोला, वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि अ ग्रुप इज अ वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी ये पीरियोडिक टेबल का क्या होता है, वर्टिकल क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो जो आप जो पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हो, ये देखते हो, ये हॉरिजेंटल रो देखते हो, तो ये क्या होता है आपका, ये जो आप पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटल रो देख रहे हैं उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा क्या होता है, वर्टिकल दिख रहे हैं, इसमें आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, वर्टिकल कॉलम दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। समझ गए। इस तरीके से टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं एंड 18 ग्रुप होते हैं, 18 टोटल ग्रुप्स बनाए गए हैं। समझ में आया। तो कोई अगर आपसे पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछता है कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल बताना है कि द पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ लिस्ट एलिमेंट, जो हमें पता है, लिस्ट नोन एलिमेंट इन सच अ वे, कैसे अरेंज किया गया है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक नंबर के, उसके बिहाफ पे अरेंज किया गया है। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको अरेंज कैसे किया गया है, तो जो सेम नंबर के सेल जो जहां पे इंड होते हैं उसको एक ग्रुप में, और जो अलग में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जिसका सेम है उसको सेम सेल में रखा गया है, सेम ग्रुप में रखा गया है। पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, हमने बता दिया। टोटल हमारे पास कितने पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हैं और कितने टोटल ग्रुप्स हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टीज से ही आपको क्वेश्चन निकाल के पूछेगा कि बताओ, हम आपको पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टी बताएंगे। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, मैं साइड हो जाता हूं। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन किए गए हैं इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा। तो पीरियोडिक टेबल जब डिजाइन किया गया था उस टाइम ही ये प्रॉपर्टी जो था पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक रेडियस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कैसे, क्योंकि इसमें हमें साइज ऑफ एटम का पता चलता था। कैसे कि जब आप कोई पीरियड्स में मूव करोगे, यानी जब आप हॉरिजेंटल, आप क्या करोगे, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटल मूव करोगे तो डिक्रीज होता था उसका साइज, यानी कि पीरियड्स में जब हम क्या करते थे, मूव करते थे, तो जो एटम का साइज होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एंड इंक्रीज डाउन इन अ ग्रुप। और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। मतलब ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब हम रो में, यानी कि हम जब पीरियड्स में मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, एटम का साइज डिक्रीज होगा। समझ में आया। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा ये रहा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई अपना इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम्स के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, वहां से निकालना है, उस एटम से बाहर निकालना है उस इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं उसे ही। तो जब हम किसी एटम से जितना इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करते हैं, उस एनर्जी को, जितना हमें एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी का नाम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसका, पीरियोडिक टेबल का। तो क्या है ये प्रॉपर्टी, समझिए कि इट इज इंक्रीज अक्रॉस पीरियड, मतलब
ये जो एटॉमिक रेडियस था यानी कि साइज ऑफ जो एटम था वो पीरियड में क्या हो रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, बट ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो इंक्रीज कर रहा था। लेकिन यहां पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या कर रहा है, पीरियड में इंक्रीज कर रहा है। देखो यहां पे लिखा है इट इंक्रीज अक्रॉस इन अ पीरियड एंड डिक्रीज डाउन इन अ ग्रुप। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो ये क्या करता है, डाउन होता है। समझ में आया। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है भाई, तो समझना, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। मान लो कोई एटम्स जो है वो मिलकर बॉन्ड्स बनाया है, ठीक है। अब ये कितनी ताकत से उस बॉन्ड जो बनाया उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उस एटम्स को अपनी ओर खींच के रखा हुआ है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जहां पे जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। समझ गए। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट, कितना इसके क्षमता है, इस एटम का कितना क्षमता है किसी भी चीज को बॉन्ड में, कितना इसका क्षमता है क्या करने का, अट्रैक्ट करने का, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब, तो आपको बताना है एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। यानी जो बॉन्ड बनाते समय जो इसकी कितनी एबिलिटी है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। समझ गए। उसके बाद ये कैसे पीरियोडिक टेबल में कैसा ये होता है, तो सुनना, पीरियोडिक टेबल में जब पीरियड्स में ये मूव करेगा इधर से इधर तो क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, बट ये ग्रुप में क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, नोबेल गैसेस को छोड़कर। जितने भी नोबेल गैसेस है यानी इनर्ट गैसेस है, कौन कौन से है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये तो 6 आपको दिख रहे हैं इनर्ट गैसेस। इनको छोड़कर जब आप ग्रुप में क्या करोगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है। समझ गए ना। और जब आप पीरियड में मूव करोगे, पीरियड के अक्रॉस मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होंगे, इंक्रीज होता है। समझ में आया। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना कि एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन। जब हम इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब तो समझ में आ गया कि जो एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की किसी बॉन्ड के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी चेंज, एनर्जी कितना चेंज हुआ जब इलेक्ट्रॉन्स क्या किया गया, गेन किया गया। किसके द्वारा, एटम के द्वारा। जब एटम ने एनर्जी को गेन किया तो उसने कितना एनर्जी को क्या किया है, चेंज किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और ये कैसे होता है, तो ये पीरियोडिक टेबल में ध्यान से समझना, जब आप पीरियड्स में मूव करोगे, जब आप पीरियड में मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इट इंक्रीज अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है। जब आप ग्रुप में मूव करते हो ऊपर से नीचे तो ये डाउन होता है। समझ में आया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जिसपे पीरियोडिक टेबल के काफी ज्यादा, पीरियोडिक टेबल के जिसपे काफी ज्यादा आपके बोर्ड जो पेपर्स होने वाले हैं उसमें काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपसे राइट शॉर्ट नोट करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम उन सभी क्वेश्चंस को अब लेके आएंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का हमने बेसिक्स आपको ओवरव्यू दे दिया है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सारी चीजें बता दिया है। अब हम उन सभी टॉपिक्स को लेके आने वाले जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसा खास है नहीं। आप पूरी चीजों को पढ़ने में लग जाओगे तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप इसको प्रॉपर्टीज को बढ़िया से नोट कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने सभी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय।